शेख हसीना जो 15 साल तक उसकी प्रधानमंत्री रहीं, को अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई थी। उन्होंने भारत में राजनीतिक शरण मांगी है। आपको अगस्त 2024 में उनके खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस याद होगा, जो बाद में दंगे में बदल गया और आंदोलन में बदल गया। अदालत कह रही है कि उनकी मानवीय पृष्ठभूमि थी। पुलिस और सेना पर उनका अधिकार था। गोलीबारी में लगभग 177 लोग मारे गए। पुलिस को दिए गए आदेश की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तत्कालीन पुलिस प्रमुख, जिसमें वे भी शामिल है, का फैसला है। वह अकेले ऐसे व्यक्ति है जिनके पास फैसला है। इस मामले में कोई प्रतिवादी नहीं है। वह अदालत में पेश हुए। न्यायाधीश ने थोड़ी नरमी बरती। लगभग 5 साल हो गए हैं जब उन्होंने अदालत में आकर बयान दिया था कि उन्होंने ही शेख हसीना के खिलाफ निर्देश दिए थे और पुलिस और सेना ने उसके अनुसार काम किया था। बाद में पता चला कि शेख हसीना द्वारा नियुक्त न्यायाधीश वही थे। उन्होंने लगभग 2.5 घंटे तक बिना किसी विवाद के फैसला पढ़ा। उसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई। अब देखते हैं कि वे वहां क्या कर रहे थे। इसका कारण समझते हैं। 3-4 साल पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपने 15 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान वे एक सख्त तानाशाह बन गए और पूरे विपक्ष पर नकेल कस दी। इसी तरह अगर पत्रकार कुछ भी लिखते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। बांग्लादेश के ढाका में स्थित लगभग 400 बंगाली पत्रकार कई जगहों पर निर्वासन में चले गए। कई देश छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। इस कार्रवाई के कारण सभी पर बहुत बुरे तरीके से हमला किया गया। अगर कोई भी 76 साल या 78 साल की शेख हसीना के खिलाफ कुछ भी कहता है तो यह एक अनसुने लोकतंत्र का अंत है। यह विरोध अगस्त 2024 में हुआ और जल्दी ही जीएनजी के विरोध में बदल गया। बाद में पुलिस और सेना ने उन पर हमला करने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दमन करने और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह कारगर नहीं हुआ। जिस जमात ने इसका नेतृत्व किया वह बांग्लादेश में जमात-ए इस्लामी थी। बाद में वहां के राजनीतिक दलों ने कमान संभाली। शेख हसीना भारत आ रही है। उनके मंत्रिमंडल में लगभग 40 लोग शामिल हैं, जिनमें पूर्व सांसद और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने उनकी मदद की। शेख हसीना भारत और दिल्ली आ रही है। वह केंद्र सरकार की कड़ी सुरक्षा में रह रही है। 2 दिन पहले उन्होंने इस फैसले को लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तरह तरह की टिप्पणियां की, क्योंकि सरकार निर्वाचित नहीं है। यूएस की सरकार ग्रामीण बैंक के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता है। वे कुछ समय के लिए डिफेक्टर हैं। वे चुनाव कराने वाले हैं, जिसके बाद वहां चुनाव आने वाले हैं। वे उतने समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र भारत में पहला जीएनजी आंदोलन श्रीलंका में हुआ था, जिसके बाद यह बांग्लादेश और फिर नेपाल में देखा गया। यहां सब कुछ बदल गया और शासन बदल गया। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा कारक रोजगार है। तीसरा कारण यह है कि इस लोकतंत्र के बिना कोई कुछ नहीं कह सकता। इन सब के बाद लोगों ने ताला लगाया और दरवाजा खोला। ये इसका तथ्य है। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अभी मेक्सिको में जीएनजी आंदोलन चल रहा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। मैं इस समय इस पर बात करूंगा। 5-9-5-XX ऐसा कहा जा रहा है कि इस आने वाले दिसंबर तक भारत में लगभग 26 से 28 लाख लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। यानी 10 साल से नौकरी कर रहे कई लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। इसकी मुख्य वजह है अर्थव्यवस्था। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। और तीसरा, भारतीयों का वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य न होना, और इस वजह से कई जगहों पर उनके नौकरी पाने के अवसर कम होते जा रहे हैं। यानी जनशक्ति कम होती जा रही है और कई जगहों पर भारतीय अनसुने होते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध पर नजर डालते हैं। यानी भारत ने उन्हें निर्वासित किया और वे राजनीतिक शरण निर्वासित के रूप में यहां आए, यानी हमने उन्हें यहां शरण दी है। अब अगर वहां की कोई न्यायिक अदालत उनके खिलाफ व शिक्षा जैसा कोई कार्यक्रम चलाती है तो उनके लिए पहले की तरह भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार भी एक हद तक रह सकती है। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध है। वे कई लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहे हैं।
स्कूल उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहे हैं। आपको ऐसी घटनाएं याद होंगी। कई भारतीय मारे गए और कई लोग वहां से भारत आए। वे कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि हमने शेख हसीना का अनुसरण किया और भारत को रोक लिया। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत छोड़ने को कहा, लेकिन वे ब्रिटेन जाने को तैयार थे। लेकिन ब्रिटेन ने इसे अस्वीकार कर दिया। अन्य देशों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। अंततः मोदी सरकार उन्हें फिलहाल भारत में ही रहने के लिए कह रही है। अदालत का फैसला समझने और मिलने के बाद उनके लिए भारत में खुलेआम रहना मुश्किल होगा, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है। एक बार हमारी किसी अदालत का फैसला आ जाए तो वह देश एक अलग देश हो जाएगा। अगर हमारे देश का कोई राजनीतिक अपराधी हमारे मित्र देश के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देश में जाता है तो वैश्विक दबाव होगा, क्योंकि इससे उस देश के संबंधों पर असर पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में भारत सरकार इससे जुड़ा फैसला ले लेगी और उन्हें भारत से बाहर ले जाने की स्थिति बहुत ज्यादा है। लगभग 40 से 45 वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी दिल्ली और अन्य जगहों पर सुरक्षा कर्मियों की हिरासत में बहुत सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि भारत में बंगाली है और वे काम करना चाहते हैं। समस्या यह है कि अवैध रूप से आए लोगों की वजह से उनकी सुरक्षा प्रभावित होगी। इसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि नेपाल से आए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत को ही शरण दी है। ये पड़ोसी ही है जो भारत के करीब है। यही निष्कर्ष निकला है। जब उन्होंने वहां हिंदुओं पर हमला किया तो पार्टी ने जो बाइडेन से बात करने की कोशिश की, क्योंकि वे अमेरिकी दबाव से इसे रोकने में कामयाब रहे थे। क्योंकि यह बहुत सारे हिंदुओं वाला स्थान है, भारतीय कॉलोनी जैसे हिंदू ढाका में इस हिंदू समुदाय में विश्वास करने वाले बंगाली हैं। जब उन्होंने इसके बारे में कहा तो जो बाइडेन ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। यह अमेरिकी चुनाव के मौसम में हुआ था, जब वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया और बाद में कहा, भारतीय हिंदुओं पर हमला मत करो, वे बांग्लादेशियों के लौटने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। यह कारगर रहा। अचानक न्याय मंत्रालय के यूनुस खान ने इस अधिकार को नियंत्रित करने के लिए उन पर मुकदमा दायर कर दिया, यानी जमात इस्लामी, जिन्होंने इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हिंदुओं पर हमला किया, और इसी तरह कई अन्य लोगों पर, यानी इससे जुड़े लोगों पर मुकदमा चलाया गया। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने लगभग 30 से 40% का टैरिफ लगाया। यही हुआ। तो समझने वाली एक बात यह है कि अगर यह घटना आगे बढ़ती है और उन्हें कोई स्थगन नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में कोई स्थगन नहीं मिला, तो भारत सरकार की नीति महत्वपूर्ण है। अगर कोई स्थगन नहीं है तो यह ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें वहां सब बता देने से हो जाएगा। भारत ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वे अन्य देशों में शरणार्थी होंगे, यानी उन्हें सुरक्षा दी जा सकती है। भारत सरकार की कार्रवाई समझ में आएगी। एक बात यह है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो सिर्फ भारत के सहारे जीता है। यह बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो सिर्फ भारत के सहारे जीता है। बंगाल और पूर्वोत्तर से सटे इलाकों में भारत असम में तेल का उत्पादन करता है। ब्रह्मपुत्र में उत्पादित तेल के जरिए ही वहां सभी वाहन चलते हैं। अब भारत उन्हें पाइपलाइन बिछाकर और खाद्य आपूर्ति करके हर तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। जब भी जरूरत होती है, यानी बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या साल में 1-2 बार बाढ़ या कुछ और आ ही जाता है, या कोई बड़ी बाढ़ आ जाती है, या कोई बड़ा तूफान आ जाता है, या सुनामी आ जाती है। ऐसे समय में भारत सरकार हमेशा उनकी मदद करती है, क्योंकि यह एक भाईचारा वाला देश है और पुराने अखंड भारत का हिस्सा है। ऐसी स्थिति फिर से आएगी और खास तौर पर यूनुस खान भारत विरोधी शैली की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके सत्ता संभालने के बाद आपको समझना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को एक आधार दे दिया है। इसी तरह पाकिस्तानी सैनिक वास्तव में बांग्लादेश जाकर वहां प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक समय जब शेख हसीना के अधीन थे, उससे पहले भारतीय सैनिक ही बांग्लादेशी सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। पुलिस की मदद करने वाली सारी खुफिया जानकारी साझा कर रहा था। आप जानते हैं, एक भारतीय जाकिर नाइक, वह भी एक ऐसा देश है जहां बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका हुआ और समस्या हुई, यानी यह कट्टरपंथी इस्लाम से जुड़ा है। यूसुफ खान के आने के बाद ये सभी आतंकवादी बांग्लादेश वापस आ रहे हैं। यानी हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर इस पर ठीक से नजर नहीं रखी गई तो वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश को नुकसान होगा।
इस्लामी कट्टरपंथी यानी जिहादी आंदोलन यानी पाकिस्तान इसे कैसे कर रहा है और वे सभी मिलकर इसे कर रहे हैं और यह समय दूर नहीं है। और यह भारत की मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि बांग्लादेश से आगे कैसे निपटा जाए। लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध अप्रवासी के रूप में भारत में रह रहे हैं। यह कहना सही है कि हम कई चुनावों में एक साथ भाग लेंगे। बंगाल यानी भारतीय बंगाल जाने के बाद हमें यह पता चला। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। यहां अवैध रूप से आए लोगों का एक बड़ा समूह है। उनके पास आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड है। भारत विरोधी गतिविधियां सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, यानी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसका समर्थन करते हैं, जैसे टीएमसी और कई अन्य राजनीतिक दल जो भारत पर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश में बंगाली यानी माफ कीजिए भारतीय बंगाल, खासकर पश्चिम बंगाल में जहां सीमा बहुत लंबी है, मुशीराबाद, सिकुटी इलाके में भी और कलकत्ता में भी बहुत है। कई लोग केरल भी आ गए हैं। वे भारत के कई हिस्सों में हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम आगे कहें तो ये सिर्फ भारत बांग्लादेश संबंध ही नहीं है, बल्कि वह मुद्दा भी है जो भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर हम कहें कि बांग्लादेश वह मुद्दा है जो भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, अगर वहां चुनाव होते हैं और कट्टरपंथी इस्लाम से मिलते जुलते संबंध रखने वाले लोग फिर से सत्ता में आते हैं, तो हमारे पास 3 मोर्चे हैं। हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश पर विजय पाने के बाद भारत को जीवित रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। और यह इस तरह से विकसित हो रहा है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती मिल रही है। ऐसा होगा।